गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दो टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में जो मौखिक संचार है और दूसरा लिखित संचार, दो भागों में इसे बांटा है। ऑरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम ये जाना कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित अथवा मौखिक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसे शाब्दिक संचार कहते हैं। वस्तुतः शाब्दिक संचार से तात्पर्य लिखित या मौखिक शब्दों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करना है। अधिक व्यापक अर्थ में ये कहें तो शाब्दिक संचार से तात्पर्य उस लिखित या मौखिक संदेश से जो किसी व्यक्ति द्वारा शब्दों का अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है ताकि उसमें आपसी समझ उत्पन्न हो सके तथा संचार प्रेषक के अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। दुनिया के सभी व्यक्ति शाब्दिक संचार का उपयोग करते हैं। व्यवसाय प्रबंध इसे अपवाद नहीं है, अतः वह भी शाब्दिक संचार का उपयोग करते हैं। एक शोध के परिणाम में ये बताया है कि व्यवसाय प्रबंध सामान्यतः 9% समय लिखने में और 30% समय बोलने में और 16% समय पढ़ने में तथा 45% समय सुनने में खर्च करता है। तो शाब्दिक संचार को दो भागों में बांटा है, पहला मौखिक संचार और दूसरा लिखित संचार। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो मैंने आज आपको इस तरह से बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों को पूरी तरह अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो एक ये ताकि उसकी आपसी समझ उत्पन्न हो सके, तो इससे संचार व्यवस्था का उसे उद्देश्य पूर्ति होती है, तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इसको दो भागों में बताया है, मौखिक संचार और लिखित संचार। ऑरल कम्युनिकेशन, जब शब्दों का उच्चारण करके संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसे संचार प्रेषक या प्रेषित तो आमने सामने फेस टू फेस होते हैं या किसी यंत्र के माध्यम से आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संचार सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है, ये सर्वाधिक प्रभावित साधन भी माना जाता है। अमेरिकन प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्पल ने लिखा है कि मौखिक शब्द से पारंपरिक संप्रेषण संचार का सर्वोत्तम कला है। मौखिक संचार के अनेक तरीके हो सकते हैं। आमने सामने प्रत्यक्ष बातचीत करना, रेडियो जैसे एफएम है, और कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, ये सभी मौखिक संचार के साधन में आता है और अपने संदेशों का आदान प्रदान होता है। अब इसके एडवांटेज में ये आता है कि मौखिक संदेशों का सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ये शब्दों के साथ साथ व्यक्ति के हाव भाव, संकेत, शब्दों का अभिव्यक्ति भी प्रभावित होती है। उसमें व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का भी स्पष्ट पता चलता है और इसमें जो स्पष्ट और भ्रम और अस्पष्टता का निवारण भी तत्काल हो जाता है। संदेशों का शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और संदेशों, चित्रों को आदि का उपयोग भी होता है। प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है, ये बहुत ही लोकशील प्रणाली में आता है। समय, श्रम, धन सबकी बचत होती है। तो ये सभी एक आता है कि मौखिक और ऑरल कम्युनिकेशन में आप अपनी बात सामने वाले को आराम से समझा सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, सारे जो पॉइंट है वो आराम से क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन जो आता है वो ऑरल कम्युनिकेशन में आता है। ये बहुत ही सर्वोत्तम कला के रूप में इसे माना गया है। अब इसी का ही जो दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं वो है इसका दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संचार लिखित होते हैं, इनमें प्राय स्याही या कलम का उपयोग होता है। यह हस्तशिल्प, मुद्रित या अन्य किसी यंत्र की सहायता से या किसी भी कलम की सहायता से इसे लिखा जाता है। लिखित संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए अनेक साधन हैं, जैसे पत्र, परिपत्र, समाचार पत्र, पत्रिका, संस्था की हैंडबुक, नियम, कार्यवली, संस्था की कार्यविधि, रिपोर्ट, ग्राफ, चित्र आदि से सम्मिलित होते हैं। लिखित संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए आजकल फैक्स, इंटरनेट, एसएमएस आदि का भी उपयोग होता है। लिखित संचार का एक उपयोगी माध्यम है कि इसे सफलता के इसके
तैयार करने पर निर्भर करती है। अतः इसे तैयार करते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। इसके प्रचलित शब्दों या मुहावरों का उपयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे, स्पष्ट और समझने योग्य होने चाहिए। जहाँ भी संभव हो चित्रों और रेखाओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शब्दों का सही चयन भी करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मतलब शब्दों को सही तरह से लिखेंगे, अगर किसी भी शब्दों को हमने सही तरह से नहीं लिखा तो वो उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अब इसके अंदर इसके हम लाभ ले रहे हैं। प्रोफेसर कुंज लिखते हैं कि अपने अधीनस्थों कर्मचारियों के निर्देशन हेतु लिखित संचार के उपयोग के स्वाभाविक लाभ है। प्राय नीतियाँ, निर्णय और कार्यविधियाँ तथा निर्देशों का लिख देना बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति प्राय इन्हें देखता है। ऐसी व्यवस्था के कार्य क्षेत्र तथा अन्य भूलों की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इसके कुछ बेनिफिट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें संदेश जो स्पष्ट लिखे रहते हैं। इस भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रहता है। मान लो कोई बात आपकी हुई है तो आपके पास लिखित है तो आप उसे बता सकते हैं कि आपने ये बात हमसे ये कमिटमेंट किया था। दूसरा, संदेशों का प्रमाण उपलब्ध होता है। ये माध्यम अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। ये माध्यम विस्तृत संदेशों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इस माध्यम से कई औपचारिकताओं को पूर्ति की जा सकती है। लोगों को उत्तरदायी ठहराना आसान हो जाता है। संदेशों को एक समान अर्थ लगाया जाता है। एक साथ अनेक व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। आने जाने में कठिनाई नहीं होती है। भाषा व्यक्ति भावनाओं को आपस में नियंत्रण होता है। तो कई सारे पॉइंट हैं जो इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन को जो हमने 2 भागों में बांटा था, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, तो ये दोनों ही कम्युनिकेशन अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये दोनों ही कम्युनिकेशन आपस में बहुत ही उपयोगी भी हैं। इनके लाभ जो मैंने आज आपको समझाए हैं वो इसी तरह से हैं। आगे आप अपनी बुक में आप ज़रूर पढ़िएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।